जय हिंद स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं रेनबो का बुक का लेसन रूम 10/8। और रूम 10/8 एक ऐसा कमरा जिसकी साइज है वो 10/8 हो। बच्चों, इस लेसन को हमने वो पूरा पढ़ लिया है और अब हम देखते हैं इसकी क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले देखो हम देख लेते हैं अबाउट द लेसन। देखो पूरी कहानी हमने पढ़ ली है, लेकिन फिर भी इसका जो सार जो निकलता है उसको हम 4-5 लाइन के अंदर वापस पढ़ लेते हैं। इसके जो राइटर हैं वो के.एस. डगल हैं, जो इंडियन राइटर हैं। तो देखते हैं अबाउट द लेसन। के.एस. डगल इज ए रिनाउंड इंडियन राइटर हु राइट्स इन इंग्लिश एंड पंजाबी विथ इक्वल एज। के.एस. डगल हैं वो भारत के एक जाने माने लेखक हैं जो कि अंग्रेजी और पंजाबी दोनों ही भाषाओं में बराबर तरीके से लिखते हैं, इक्वल एज के साथ लिखते हैं। इंग्लिश में भी लिखते हैं और पंजाबी में भी लिखते हैं। ही इज वर्सेटाइल एंड प्रोलिफिक। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे लेखक हैं जो वर्सेटाइल हैं। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा के धनी, और प्रोलिफिक का मतलब होता है जिसने बहुत सारी रचनाएं लिखी हो। एज एन ऑथर हिज आउटपुट इज इमेंस एंड वैल्यूएबल। एक ऑथर के रूप में इनके जितने भी जो आउटपुट रहा है वो इमेंस है। इमेंस का मतलब होता है विशाल, एंड वैल्यूएबल, और वैल्यूएबल का मतलब होता है मूल्यवान या कीमती। He has penned more than 500 short stories, 10 novels, 50 short plays, 7 plays, besides several works of literary criticism and 2 volumes of works and his autobiography. He has penned more than 500 short stories. अब हम बात करते हैं कि उन्होंने कितनी है वो रचनाएं लिखी हैं। तो इनमें से हैं 500 से तो ज़्यादा उन्होंने लघु कहानियाँ लिखी, 10 नॉवेल्स 10 उन्होंने उपन्यास लिखी, 50 शॉर्ट प्लेज 50 उन्होंने वो लघु नाटक लिखे, 7 प्लेज 7 नाटक लिखे, बिसाइड सेवरल वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और साहित्यिक आलोचनात्मक कृतियों के अलावा भी उसने हैं 2 वॉल्यूम्स ऑफ वर्स के 2 वॉल्यूम्स लिखे, 2 छंद के वॉल्यूम्स उसने लिखे, एंड हिज ऑटोबायोग्राफी, और इसके साथ में उन्होंने वो अपनी खुद की आत्मकथा लिखी। ही इज ए रिसिपिएंट ऑफ सेवरल प्रेस्टिजियस अवार्ड्स एंड हैज आल्सो बीन डेकोरेटेड विद पद्म भूषण। ही इज ए रिसिपिएंट ऑफ सेवरल प्रेस्टिजियस अवार्ड्स। ये जो लेखक हैं वो बहुत सारे प्रतिष्ठित पुरस्कारों के हैं वो प्राप्त करता रहे हैं, रिसिपिएंट यानी इन्होंने वो रिसीव किए हैं। एंड हैज आल्सो बीन डेकोरेटेड विद पद्म भूषण, और इसके साथ साथ में इनको पद्म भूषण से भी वो डेकोरेट किया गया, पद्म भूषण पुरस्कार भी इन्हें दिया गया। ये तो वह है अबाउट द ऑथर। और अब हम पढ़ते हैं अबाउट द लेसन। जो हमने लेसन में पढ़ा है, क्या इसका सार निकल रहा है, क्या इसकी थीम है, देखते हैं। दिस लेसन इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ जनरेशन गैप which is emerging as a serious threat to our social fabric. This lesson is based on the theme of generation gap. बच्चों, ये जो लेसन है वो जनरेशन गैप की थीम पर आधारित है। जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी और गैप का मतलब होता है अंतर। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार और कैसे जो अंतर है वो आ जाता है, इस पर यह आधारित लेसन है। विच इज एमर्जिंग एज ए सीरियस थ्रेट टू आवर सोशल फैब्रिक, और जो कि हमारे सामने हमारे समाज के लिए एक गंभीर चुनौती के रूप में उभर कर आ रहा है। इमर्ज का मतलब होता है उभर कर आना या बाहर निकलना। किस प्रकार से ये जनरेशन गैप जो है वो हमारे समाज के प्रति है वो आ रहा है। सीरियस थ्रेट का मतलब होता है गंभीर चुनौती हमारे समाज के लिए।
सोशल फैब्रिक, फैब्रिक का मतलब होता है ताना बाना या एक प्रकार का सिस्टम। हमारे जो हमारी जो सोसाइटी है, इसके सिस्टम में ये एक प्रकार की बहुत बड़ी क्या है, चुनौती है। The story highlights how complacency, possessiveness, lack of proper understanding, and mutual love and care can widen this gap. The story highlight, और ये जो कहानी है वो जिस बात को हमारे सामने हाईलाइट करती हैं, उजागर करती हैं, वो क्या है, देखो, हाउ कंप्लेसेंसी, कि किस तरीके से आत्मसंतुष्टि, कंप्लेसेंसी का मतलब आत्मसंतुष्टि, अपने खुद की संतोष के लिए। पॉजिटिवनेस का मतलब होता है अधिकार की भावना, अपने खुद के अधिकार की भावना। लैक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल लव एंड केयर कैन वाइडन दिस गैप। और कौन कौन सी बातें, उचित समझ, आपसी प्यार और एक दूसरे की परवाह की जो कमी है, यही सारी चीज़ें मिलकर के क्या कर देती हैं, इस गैप को और ज़्यादा है वो वाइडन कर देती हैं। वाइडन का मतलब होता है चौड़ा कर देना। ये जो जनरेशन के बीच में जो गैप आ रहा है, ये इनके कारण और भी ज़्यादा है वो बढ़ जाता है, और भी ज़्यादा गैप है वो विस्तृत हो जाता है। कारण क्या है, हम एक दूसरे को चाहते नहीं हैं, एक दूसरे की हम केयर नहीं करते हैं, या फिर हमारे हैं वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की हमारे अंदर कमी होती है, अधिकार की भावना के कारण। ये कुछ ऐसे विचार हैं जिनकी वजह से ये गैप है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि अंततः हमारे समाज के लिए एक गंभीर चुनौती का कारण बनता है। और इसी के कारण है वो आज हम क्या देखते हैं, परिवार टूटते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट देखिए, द राइटर वॉइसेस हिज ग्रेव कंसर्न ओवर द ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ इल ट्रीटिंग वंस ऑन पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स बाय द मॉडर्न फैशनेबल सोसाइटी। देखिए बच्चों, द राइटर वॉइसेस हिज ग्रेव कंसर्न, अब क्या देखते हैं हम कि यहाँ जो ये जो लेखक हैं वो अपनी बहुत बड़ी गंभीर चिंता को प्रकट करते हुए नजर आते हैं। ग्रेव कंसर्न का मतलब होता है गंभीर चिंता, किसके ऊपर, ओवर द ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ इल ट्रीटिंग वंस ऑन पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स बाय द मॉडर्न फैशनेबल सोसाइटी। किसके द्वारा, जो आधुनिक जो फैशनेबल सोसाइटी हैं, ये क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में हैं, वो खराब व्यवहार की प्रवृत्ति बढ़ा रहे हैं। टेंडेंसी का मतलब प्रवृत्ति होता है, ग्रोइंग का मतलब बढ़ना होता है, और इल ट्रीटिंग का मतलब होता है दुर्व्यवहार या उनके साथ में जो बर्ताव किया जाता है वो खराब किया जाता है। किसके द्वारा, आज की इस मॉडर्न और फैशनेबल सोसाइटी के द्वारा। वो अपने पेरेंट्स की और ग्रैंड पेरेंट्स की वो केयर नहीं करते हैं, और बजाय इसके वो उनके साथ में वो इल ट्रीटमेंट करते हैं। तो इस बात के ऊपर लेखक ने है वो गहरी चिंता यहाँ पे है वो प्रकट की है। इट इज ए थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी रिटन इन अ सैटिरिकल वे। ये वास्तव में एक ऐसी कहानी है जो कि हमारे विचारों को झकझोर कर देने वाली है। थॉट प्रोवोकिंग का मतलब होता है विचारों को झकझोर करने वाली कहानी है। रिटन इन ए सैटिरिकल वे, जो कि एक सैटिरिकल वे में लिखी गई है। सैटिरिकल का मतलब होता है व्यंग्यात्मक रूप में, एक व्यंग्यात्मक रूप में ये कहानी है वो लिखी हुई है। ग्लोसरी देखते हैं बच्चों। ग्लोसरी में देखो पहला लिखा है ड्राफ्ट। तो बच्चों देखते हैं ड्राफ्ट क्या होता है। ड्राफ्ट एक प्रकार का होता है खाका, नक्शा कह सकते हैं एक प्रकार का, एन आउटलाइन प्लान और एन इनिशियल वर्जन ऑफ अ लेटर, बुक, स्पीच और ड्राइंग ऑफ समथिंग। किसी न किसी चीज़ की, चाहे किताब हो, लेटर हो, या फिर और कोई ड्राइंग हो, इनको जब बनाने के लिए जो शुरुआती जो आउटलाइन जो बनाई जाती है, प्लान बनाया जाता है, उसी को ड्राफ्ट कहा जाता है। रजिस्टर का मतलब क्या होता है, वर्ब है ये, टू एक्सप्रेस और शो फीलिंग्स अबाउट समथिंग, मेक एन इम्प्रेशन ऑन अ पर्सन्स माइंड। यानी किसी चीज़ के प्रति अपनी भावनाओं को दिखाना या प्रकट करना,
या मेक एन इम्प्रेशन ऑन ए पर्सन्स माइंड, या फिर किसी व्यक्ति पर है वो अपना प्रभाव छोड़ना। एंगेज का मतलब होता है हायर समवन और हिज सर्विसेज, किसी व्यक्ति को नियुक्त करना। एंगेज का मतलब किसी को नियुक्त करना होता है। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट का मतलब होता है सिचुएटेड नियर और नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के पास नज़दीक जो स्थित होता है उसको कहते हैं सिचुएटेड, उसको कहते हैं एडजेसेंट। नेक्स्ट देखते हैं इनफॉर्म। एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है फिजिकली वीक थ्रू ओल्ड एज, वृद्धावस्था के कारण है वो जो शारीरिक कमजोरी होती हैं इसको कहते हैं इनफॉर्म, रुग्णता या कमजोरी। कॉमोडिस ये भी एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है स्पेशियस और रूमी या वेरी लार्ज, काफ़ी या बड़ा, या हम कहेंगे काफ़ी जगह घेरने वाला या बड़ा कह सकते हैं। टू काइटन डाउन वर्ब है जिसका मतलब होता है टू काम डाउन और बिकम लेस नॉइजी, यानी शांत कर देना। काइटन डाउन का मतलब होता है शांत कर देना। कल्टिवेट का मतलब क्या होता है बिहेव पोलाइटली एंड डिसेंटली, किसी के साथ में बड़ी नम्रता या शिष्टता का व्यवहार करना, कल्टिवेट। रिक्विजिशन का मतलब क्या होता है डिमांडेड द यूज ऑफ, यानी किसी की प्रयोग के लिए उस चीज़ की मांग करना, यानी अधिग्रहित करना। इंसेंटली का मतलब क्या होता है कंटिन्यूली या सीजलेसली, बिना रुके, निरंतर। डेस्ड एडजेक्टिव है, ये भी विशेषण है जिसका मतलब होता है थ्रोली वेट, पूरी तरीके से गीला भीगा जो होता है उसको कहते हैं ड्रेंस्ड। कंटेंटमेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि या संतोष। जैबरिंग का मतलब होता है टॉक एंथुसियास्टिकली एंड क्विकली, यानी किसी पर बात पर जोर देना और उसको है वो तेजी से कहना, जोर देते हुए तेजी से बात को कहना, जैबरिंग। बकवास करना, बकबक करना। अकम्पलिश्ड वर्ब भी हैं और एडजेक्टिव भी हैं जिसका मतलब होता है अचीव्ड, क्लेवर और स्किल, जिसका मतलब क्या होता है प्राप्त किया कुशलता से या चतुराई से। बाल रूम डांसिंग नाउन है जिसका मतलब होता है डांसिंग इन अ वेरी बिग हॉल इन पेयर्स, एक बहुत बड़े हॉल के अंदर जब पेयर्स में डांस किया जाता है, जोड़ों में जब डांस किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक प्रकार का डांस है बॉल रूम डांसिंग। हॉल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू कैरी समथिंग हैवी फ्रॉम वन स्पॉट टू अनदर विथ ग्रेट एफर्ट, यानी किसी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़े ही प्रयत्न के साथ में जब ले जाया जाता है तो उसको हॉल कहते हैं। जैसे वो जो रबर का जो पाइप था उसको वो हॉलिंग करती थी, कौन? मिसेस मलिक, यानी रबड़ के पाइप को वो उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो खींच करके ले जाती थी। फीलिंग ए रेंज इन हार्ट का मतलब होता है फीलिंग एक्सेसिवली सैड, बहुत ज़्यादा है वो दुख महसूस होना, बहुत ज़्यादा है वो दुख होना। एपिटाइट का मतलब होता है ए नेचुरल क्रेविंग फॉर फूड, भूख, भोजन की एक स्वाभाविक, एक प्राकृतिक जो इच्छा होती है। ड्राउजीनेस, नींद आना, उनिंदा होना। इको का मतलब होता है रिसाउंड, गूंजना या प्रतिध्वनित। एक्टिविटी फर्स्ट कॉम्प्रहेंशन देखते हैं। देखिए बच्चों, पहला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। स्टेटमेंट देखते हैं कि इसमें कौन से जो कथन है वो सही है और कौन से कथन गलत हैं। हमारे लेसन की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए देखते हैं हम इसीलिए। द मलिक्स हैड ए प्लॉट इन अ वेरी फैशनेबल लोकेलिटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली की एक फैशनेबल लोकेलिटी के अंदर मलिक परिवार का एक प्लॉट था। बिल्कुल सही है, उन्होंने एक दिल्ली की फैशनेबल कॉलोनी के अंदर एक प्लॉट खरीद लिया था। सही बात है, तो क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा,
मिसेस मलिक वॉज फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग ही सर्विस टाइम। मिस्टर मलिक हैं वो अपने सर्विस के दौरान बार बार हैं वो उनकी ट्रांसफ़र हो जाया करती थी। बिल्कुल सही बात है। कभी दिल्ली से कभी किसी और स्थान पर वापस दिल्ली, बार बार उनकी ट्रांसफ़र होती, सही बात है। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट नंबर 3। मिसेज मलिक वॉज द ओनली फैमिली मेंबर हु एक्टिवली सुपरवाइज द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द हाउस। मिसेज मलिक ही परिवार की वो एकमात्र मेंबर थी, मात्र सदस्य थी जिसने उस घर की कंस्ट्रक्शन का है वो एक्टिव होकर के उसका सुपरविजन किया। बिल्कुल सही है। वो मात्र एक औरत थी जिसने अपने घर का जब निर्माण हो रहा था उस समय एकदम सक्रिय रह करके उसके हैं वो निरीक्षण का काम किया। नेक्स्ट स्टेज नंबर 4 देखते हैं। द मलिक्स डिड नॉट वांट टू रेंट आउट देयर न्यू हाउस टू द गवर्नमेंट एट फर्स्ट। द मलिक्स डिड नॉट वांट टू रेंट आउट देयर न्यू हाउस टू द गवर्नमेंट एट फर्स्ट। सबसे पहले शुरुआत में मलिक परिवार है वो सरकार को अपना घर किराए पर देना नहीं चाहता था। बिल्कुल सही बात है। पहले जो है वो मलिक परिवार अपने घर को सरकार को किराए पर देना वो नहीं चाहते थे। तो टी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 5। मिसेस मलिक केयर्ड ए लॉट फॉर हर ओल्ड मदर। मिसेस मलिक हैं इसने अपनी बूढ़ी जो सास जो उसकी थी, मदर इन लॉ थी, उसने है वो केयर की। नहीं भाई ये गलत बात है। अगर वो उसकी अच्छी तरीके से केयर करती तो उसके लिए वो इस प्रकार का कमरा अलग से वो नहीं बनाती। तो ये एफ हो जाएगा। वो उसकी अच्छी प्रकार से उसकी देखभाल नहीं की। स्टेट नंबर 6 देखते हैं। देयर वॉज गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मिसेस मलिक एंड हर डॉटर। मिसेस मलिक और उसकी पुत्र वधू के बीच में एक बहुत अच्छी है वो समझ थी। गुड अंडरस्टैंडिंग थी? नहीं ये नहीं थी। उनके बीच में एक अच्छी समझ नहीं थी। एफ हो जाएगा। क्योंकि मिसेस मलिक को अपनी डॉटर इन लॉ के जो वेश जो थे वो उसको पसंद नहीं थे। कार में बैठे बैठे लिप्स को रिपेंटिंग करना उसको अच्छा नहीं लग रहा था। हस्बैंड के साथ में जोर जोर से इंग्लिश के अंदर टॉक करना भी उसको अच्छा नहीं था। मैरून कलर की साड़ी वो पहना करती थी जो मिसेस मलिक को अच्छी नहीं लगती थी। मैरून कलर उसको अच्छा नहीं लगता था। और मिसेस मलिक चाहती थी कि उसकी जो डॉटर इन लॉ है वो भी उसकी तरह है वो हार्ड वर्कर बने। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि मिसेस मलिक और उसकी डॉटर इन लॉ के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग थी वो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो बच्चों इसमें ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टेट नंबर 7। मिसेस मलिक्स डॉटर इन लॉ वॉज मॉडर्न और फैशनेबल गर्ल। मिसेस मलिक की जो डॉटर इन लॉ थी वो मॉडर्न और फैशनेबल गर्ल थी। वो एक कैसी लड़की थी? आधुनिक और एक फैशन वाली लड़की थी। बिल्कुल सही है। वो एक मॉडर्न और फैशनेबल गर्ल थी। तो क्या हो जाएगा? टी। ठीक है बच्चों, जय हिंद। बाकी पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।